ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शंस, उनमें कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। देखो, एक हमें रखना पड़ेगा नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की नेचर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है। तो ये आपको पढ़ाया था कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रेफर करता है एलिमिनेशन को। बेटा, जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो प्रेफर करता है, वो एलिमिनेशन को प्रेफर करता है। अच्छा, रीजन उसका कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है उसके ऊपर क्राउडिंग होती है, लार्जर ग्रुप लगे होते हैं, अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, और जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का कार्बन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, वो न्यूक्लियोफाइल जो होता है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके एलिमिनेशन रिएक्शन कर देता है। बजाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के वो उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे मगर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एलिमिनेशन होगा। रीजन उसका है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अल्काइल हैलाइड तक कार्बन तक पहुंचना डिफिकल्ट है, और जबकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की फेवर करता है, क्योंकि इस पर ज्यादा क्राउडिंग नहीं होती है, ज्यादा हैवी कोई ग्रुप नहीं लगा होता है, ठीक है। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है उसका कार्बन तक पहुंचना, अल्फा कार्बन तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो जो होगा वो डोमिनेट हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो एक तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ा भी देता हूँ, रीडिंग भी करवा देता हूँ इसके अंदर हम। अच्छा, दूसरा जो है इसके अंदर होता है नेचर ऑफ बेस या न्यूक्लियोफाइल। बेटा, बेस या न्यूक्लियोफाइल का नेचर, ठीक है, जो अटैकिंग रिएजेंट है उसकी नेचर कौन सी है, ज्यादा बेसिक नेचर है या ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। बेटा, बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर दोनों, मतलब जो बेस और न्यूक्लियोफाइल है इनका आपस में क्लोज रिलेशनशिप है, एक जैसी चीजें दोनों। अच्छा, जो बेस है, बेस वो अटैक करती है प्रोटॉन पे। बेटा, जो बेस होगी वो अटैक करेगी प्रोटॉन को निकालेगी, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सप्रेशन रिएक्शन देगा, और जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी वो बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होने की वजह से वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, वो बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो दोनों बातें लिखी हुई हैं कि नेचर ऑफ द बेस या न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है और जो बेस है वो प्रोटॉन को रिमूव करके एलिमिनेशन रिएक्शन देती है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सप्रेशन रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर जो रिएजेंट है उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, बेटा अगर रिएजेंट जो अटैक करने वाला रिएजेंट है अगर उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा। अगर रिएजेंट जो अटैक करने वाला रिएजेंट है उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है तो हमें मिलेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब है बेस की नेचर भी जरूरी है, ठीक है, इसमें। अच्छा, तीसरी बात जो इसके अंदर अहम है वो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट भी है। बेटा, सॉल्वेंट की नेचर भी जरूरी है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग KOH है, बेटा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अगर उसके अंदर हम उसकी क्वालिटी को कम कर देते हैं, हम सॉल्वेंट अल्कोहल यूज करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर जो सॉल्वेंट हम यूज करें वो अल्कोहल है जो उसकी क्वालिटी को कम करेगा। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो होगी इन द लेस पोलर सॉल्वेंट इथाइल अल्कोहल वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगी। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस है जो वाटर की मौजूदगी में
और वाटर उसके न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर को बढ़ाएगा। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर उसके न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर को बढ़ाएगा, और न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर बढ़ने से तो वो सपोर्ट किसको करेगी, सब्स्टिट्यूशन को। और वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, अल्कोहल की मौजूदगी में अल्कोहल इसके बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, अल्कोहल इसके बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ने से वो फेवर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो इसका मतलब है जो सॉल्वेंट का भी रोल है किसके अंदर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर और एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा उसके बाद है चौथी बात, टेम्परेचर। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, 2 सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और एक पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड 2 टूटते हैं और पाई बॉन्ड 1 बनता है, तो जाहिर है सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होगी, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं। जबकि न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनमें एक बॉन्ड टूटता है वो एक ही बनता है आगे, बॉन्ड भी एक टूटता है और बनता भी एक बॉन्ड है आगे, तो इसका मतलब है वो लो टेम्परेचर पे हो जाएंगे, उनके लिए इतने हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अगर टेम्परेचर हम हाई देंगे, हाई टेम्परेचर जो होता है वो फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन को, और जो लो टेम्परेचर है वो फेवर करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। अच्छा एक और बात है, वो है नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। बेटा लिविंग ग्रुप का भी रोल है, और ठीक है, और जितना लिविंग ग्रुप जो होगा जल्दी लीव करेगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। बेटा जितना लिविंग ग्रुप जो होगा वो गुड लीव करेगा, मतलब जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा उसका, और वो लिविंग ग्रुप स्टेबल होगा, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, रिएक्शन स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे इतना ज्यादा रोल नहीं है, मैं बता दूं, जिस तरह SN1 और E1 के अंदर, SN1 और E1 के अंदर जो उनका मैकेनिज्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब SN1 और E1 के अंदर जो लिविंग ग्रुप है वो रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ाता है, मगर उसका जो मैकेनिज्म पर कोई असर नहीं पड़ता, प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रोडक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन पे। बेटा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, तो SN1 और E1 के अंदर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, जबकि E2 और SN2 के अंदर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वो डिपेंड करती है लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है SN1 और E1 के ऊपर में लिविंग ग्रुप का रोल ये है कि जल्दी कार्बोकेटाइन बन जाता है इसमें, मगर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो लिविंग ग्रुप पर डिपेंड नहीं करती, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि SN2 और E2 के अंदर जो लिविंग ग्रुप है उसका प्रोडक्ट पे भी रोल है, ठीक है। सपोज करते ऐसा लिविंग ग्रुप है जो जल्दी लीव नहीं कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन को रिमूव करेगा, और प्रोटॉन को रिमूव करके एलिमिनेशन दे देगा। देखें अगर गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, बेटा गुड लिविंग नहीं है, बैड लिविंग है, वो रिमूव नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जो अटैकिंग एजेंट होगा वो किसको रिमूव करेगा, छोटे एटम को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, और एलिमिनेशन जो होगा वो ज्यादा फेवरेट हो जाएगा। अगर गुड लिविंग ग्रुप है जल्दी वो मतलब रिमूव हो जाता है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब है लिविंग ग्रुप का भी रोल है। तो आज हमने यही डिस्कस करना है, यही टॉपिक है बेटा, इनको ही हमने पढ़ना है, ठीक है। 4 बातें हैं इस अंदर, अल्काइल ग्रुप, नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ द बेस है लिविंग ग्रुप, मतलब नेचर ऑफ द बेस है न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की नेचर, सॉल्वेंट की पोलैरिटी, ठीक है, टेम्परेचर का भी रोल है, और नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। बेटा ये बुक की पॉइंट्स थी,
देखो बुक के अंदर पॉइंट्स थी, मैंने कहा आपको इसको समझा देता हूँ। कुछ बच्चों को रीडिंग में मसला हो रहा था, ठीक है, तो इस तरह में कुछ समझा दें इसमें बुक में जो लिखा हुआ है। देखो ऊपर की हेडिंग यही है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और वर्सेस एलिमिनेशन, क्योंकि दोनों चीजें बनती हैं। जो सब्स्टिट्यूशन के मतलब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों साथ साथ होते हैं, और दोनों का मैकेनिज्म भी एक जैसा है, उनके मैकेनिज्म में भी काफी रिजेम्बलेंस है इनके आपस में, ठीक है। इट इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के लिए, और इन दोनों का जो मैकेनिज्म है वो एक जैसा है, दोनों का जो मैकेनिज्म है वो भी क्या है, इनमें भी क्लोज जो है वो रिजेम्बल है। अच्छा, अब आते हैं बीटा हाइड्रोजन इन अल्काइल हैलाइड इज स्लाइटली एसिडिक। जो बीटा हाइड्रोजन है बेटा, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, और ये हाइड्रोजन बीटा है, ये भी हाइड्रोजन बीटा है, ये भी हाइड्रोजन बीटा है। बीटा कार्बन पे जितनी भी हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन कहलाती है। तो बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होती है। बीटा हाइड्रोजन क्या होती है बेटा, एसिडिक, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन हाई है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चले जाते हैं, हाइड्रोजन की तरफ चले जाते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव आएगी, इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसके ऊपर भी चार्ज कौन सी आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हाइड्रोजन बेटा पॉजिटिव हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगी, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट जैसे आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी, इंडक्टिव इफेक्ट। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, आइदर अटैक कार्बन अल्फा कार्बन, या तो अटैक करेगा अल्फा कार्बन के ऊपर, ये अटैक किस पर करेगा, इस अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा और देगा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, या बीटा कार्बन पे अटैक करेगा और बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बीटा हाइड्रोजन है, इस पर अटैक करेगा, इसको रिमूव करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और रिएक्शन कौन सा होगा, एलिमिनेशन। इसका मतलब है जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो जगह पे अटैक कर सकता है, या तो अल्फा कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और हेलोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ये हेलोजन को डिस्प्लेस करेगा, हेलोजन की जगह पे खुद लग जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, इसकी जगह पे ये न्यूक्लियोफाइल लगेगा। जहां ये रिमूव करेगा किसको, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा और अल्कीन बन जाएगा। देखो अल्कीन बन गया, अल्कीन बन गया, या एलिमिनेशन होगा और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसका मतलब है जो अटैक करने वाला रिएजेंट है ये दोनों काम कर सकता है, या तो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, उसके बाद कह रहा है अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शंस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा भी नहीं। जैसे सपोज करते हैं मिथाइल क्लोराइड है, ये इसमें बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं दे सकता बेटा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा। अगर इसके अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl की जगह पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, तो बीटा अगर हाइड्रोजन है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा,
मगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बीटा हाइड्रोजन की कोई जरूरत नहीं है, तो देखो इसके लिए कोई जरूरत ही नहीं थी, इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो समझे 100% सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ही नहीं। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, इस हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ताकि वो बेस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस बीटा हाइड्रोजन पे, तो इसको रिमूव करेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं आप उसके लिए कौन कौन सी पॉइंट्स हैं। अच्छा तो देखो पहले है स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल हैलाइड या नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड। स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर किस तरह का है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फेवर एलिमिनेशन, अगर अल्काइल हैलाइड टर्शियरी है तो वो एलिमिनेशन को फेवर करेगा। ठीक है, रीजन ये कि सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, सब्स्टिट्यूशन कम होगी मगर एलिमिनेशन ज्यादा होगी, बिकॉज अप्रोच ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द अल्फा कार्बन इज डिफिकल्ट फॉर द सब्स्टिट्यूशन। मतलब अल्फा जो इलेक्ट्रोफाइल है उसका वहां तक पहुंचना डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रोफाइल का पहुंचना वहां पे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सपोज करते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आप ले रहे हो, ठीक है, ये है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ये 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इस न्यूक्लियोफाइल का कार्बन तक पहुंचना डिफिकल्ट है बेटा, इस न्यूक्लियोफाइल का कार्बन तक पहुंचना डिफिकल्ट है, इस कार्बन तक, अल्फा कार्बन तक, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। तो अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या कौन सा रिएक्शन देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसका पहुंचना डिफिकल्ट है। तो यही कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल का पहुंचना डिफिकल्ट है। और जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा फेवरेट रहेगा। तो अब देखो ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है बेटा, ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, CH3CH2X प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और इसको रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, इस न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो क्या होगा, X की जगह पे जो X होगा इसकी जगह पे OC2H5 लग जाएगा, X की जगह पे क्या लग गया है, OC2H5, और सब्स्टिट्यूशन 88%, मतलब सब्स्टिट्यूशन का रेशियो ज्यादा है और एलिमिनेशन भी हुई है, इसके अंदर एलिमिनेशन भी हुई है, हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हुई है यहाँ से बेटा, हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो गई है यहाँ से, और डबल बॉन्ड भी आ गया यहाँ पे देखो, मतलब दोनों रिएक्शंस हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन भी हुई है, एलिमिनेशन भी, मगर सब्स्टिट्यूशन का रेशियो ज्यादा है और एलिमिनेशन का रेशियो क्या है, कम है। यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगी और यहाँ से X एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा प्लस NX, तो एलिमिनेशन का परसेंटेज जो है वो 12% है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड को देखा गया। अच्छा यहाँ पे देखो सेकंड अल्काइल हैलाइड लिया गया है, सेकंड अल्काइल हैलाइड, तो सेकंड अल्काइल हैलाइड में 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, क्राउडिंग है, 2 अल्काइल ग्रुप है जिसकी वजह से क्राउडिंग है। अब क्या करो, ये सेम न्यूक्लियोफाइल है, सेम रिएजेंट है बेटा, सेम रिएजेंट है, मगर इस सेम रिएजेंट का इस पर पहुंचना डिफिकल्ट है, इस कार्बन तक पहुंचना डिफिकल्ट है फॉर द सब्स्टिट्यूशन। अब वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, प्रोपीन बन गया, एलिमिनेशन हुई है, प्रोपीन बना है, तो प्रोपीन का जो देखे रेशियो कितना है, 61%, और X की जगह पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा लग गया, OC2H5, X की जगह पे OC2H5 लगा है,
बेटा एक कोई रिप्लेसमेंट हुई, OC25 लग गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई, इसका रेशियो कितना है 39%। इसका मतलब ये तो हमने सेकंड अल्काइल हैलाइड दिया, टर्शियरी के अंदर और भी एलिमिनेशन का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हैं उनके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो ज्यादा फेवरेट रहता है, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा फेवरेट रहता है। तो अब देखो दो रिएक्शन की कंपैरिजन दी गई है, सेम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड प्राइमरी, यहाँ पे सेकेंडरी। तो देखो रेशियो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेशियो ज्यादा है प्राइमरी के अंदर, और सेकेंडरी के अंदर या टर्शियरी के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन का जो रेशियो है वो ज्यादा हो जाता है। तो बेटा ये था नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड। अच्छा रीजन की तो क्राउडिंग होती है जिसकी वजह से। अच्छा उसके बाद है नेचर ऑफ द बेस। बेटा बेस की नेचर, अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं बेटा, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं वो प्रोटॉन को जल्दी रिमूव कर लेंगी, प्रोटॉन पर अटैक करेंगी, प्रोटॉन को रिमूव करेंगी, ठीक है, और एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर कर देती हैं। जो वीक बेसिस हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल, बेटा वीक बेसिस, जो वीक बेसिस हैं या ऐसी बेसिस जिनका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फेवर करती हैं। तो अब देखो इसमें है स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज OH OR NH2। बेटा OH है, OR है, NH2 है। देखो OH OR और NH2 causes elimination, प्रेफरेंस टू द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की जगह पे सब्स्टिट्यूशन भी होगा मगर वो प्रेफर किसको करती हैं, एलिमिनेशन को प्रेफर करती हैं, और वो प्रोटॉन को रिमूव कर देती हैं, ठीक है, प्रोटॉन को रिमूव करके देती हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस रादर देन सब्स्टिट्यूशन। जबकि हाईली पोलराइजेबल न्यूक्लियोफाइल, वीक बेसिस सच एज आयोडाइड, अल्काइल सल्फाइड गिविंग सब्स्टिट्यूशन, गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये देगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं OH OR NH2, OH है, OR है, NH2 है, causes elimination, और जो हाईली पोलराइजेबल न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वीक बेसिस आयोडाइड, और आयोडाइड है, दूसरा है अल्काइल सल्फाइड, ये प्रेफर किसको कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन को, क्योंकि इनका प्रोटॉन का रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। ये प्रोटॉन के साथ इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा नहीं, और ये अटैक किस पर करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे कार्बन को, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, ये भी कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और ये किस पर अटैक करेंगे, ये H पर अटैक करेंगी, ये भी H पर अटैक करेगी, ये भी H पर अटैक करेगी, ठीक है, और उनका H के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। इसलिए ये प्रेफर करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन को, और ये प्रेफर करेंगे किसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। मगर सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, सॉल्वेंट की पोलरिटी को भी देखा जाता है, बहुत सारी और कंडीशन को भी देखा जाता है, टेम्परेचर को भी देखा जाता है, फिर जाकर हमें पता चलता है कि किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, किसका परसेंटेज कम होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OH हमने यूज किया है, OH, तो OH किसको, स्ट्रॉन्ग बेस है, OH बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो किसको रिमूव करेगी, ये बीटा हाइड्रोजन को, बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन पे हेलोजन, और ये बीटा कार्बन है, यहां से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, कोई भी एक हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, और इनके दरमियान बनेगा डबल बॉन्ड। बेटा बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगी, जब बेटा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो X होगा ये भी डिस्प्लेस हो जाएगा, और इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, X रिमूव हो गया, OH और H ने मिलकर क्या बना लिया, वाटर बन गया। अब बताइए वीक बेस, बेटा
ये वीक बेस है, जो एसीटेट है ये वीक बेस है। ये कौन सा रिएक्शन देगी? सब प्रेफर करेगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। जो मेन प्रोडक्ट बनेगा सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन भी होगा, मगर जो मेन प्रोडक्ट होगा वो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये किसको, एक्स को निकालेगी, ये अटैक करेगी इस अल्फा कार्बन में। बेटा ये जो वीक बेस है, ठीक है, तो ये अटैक किस पर करेगी? इस कार्बन पे अटैक करेगी और निकालेगी किसको? एक्स को, और एक्स जगह पे खुद लग जाएगी। एक्स को लिविंग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी जगह पे कोई स्ट्रांग बेस होती तो स्ट्रांग बेस किसको रिमूव करती? बीटा हाइड्रोजन को, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करते और रिएक्शन क्या हो जाता? एलिमिनेशन हो जाता, जो अभी पढ़ कर आए थे हम। अच्छा, उसके बाद है नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। देखो लिविंग ग्रुप का रोल है SN1 E1 सबके अंदर, SN1 के अंदर, E1 के अंदर, E2 सबके अंदर लिविंग ग्रुप का रोल है। मगर SN1 और E1 के अंदर क्या होता है? आयनाइजेशन हो जाती है, कार्बोकेटाइन बन जाता है। बेटा आयनाइजेशन हो जाती है, पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, और जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन के। E1 और SN1 के अंदर जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। जबकि E2 और SN2 के अंदर रिएक्शन होता है सिंगल स्टेप के अंदर, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसलिए जो मैकेनिज्म है या प्रोडक्ट का जो दारोमदार है, प्रोडक्ट जो डिपेंड करेगा वो लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ये बात करता है ये कि जो रोल ऑफ द लिविंग ग्रुप इन द एलिमिनेशन रिएक्शन इज सिमिलर टू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब जो लिविंग ग्रुप का रोल है वो एलिमिनेशन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक जैसा है। इन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस इट डज नॉट अफेक्ट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का कोई असर नहीं पड़ेगा, मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बेटा वैसे मैं बता देता हूँ लिविंग ग्रुप का रोल है, ठीक है। अगर लिविंग ग्रुप जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है तो SN1 और E1 भी फास्ट हो जाते हैं, मगर जो उसका मैकेनिज्म है, जो प्रोडक्ट का दारोमदार है वो लिविंग ग्रुप पर नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट का दारोमदार है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, जिसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। बिकॉज बोथ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स आर डिसाइडेड विथ कार्बोनियमाइन, कार्बोनियमाइन से डिसाइड होगा, उसका जो डिसाइड होगा वो कार्बोनियमाइन से होगा, ठीक है। हाउएवर इन द बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करता है। तो अब देखो एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला आपको दिया गया ये, ठीक है, C18H37X लिखा हुआ है, मतलब 18 कार्बन की चेन है। 18 कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, एक ऐड करोगे 33, इसके अंदर 37 हाइड्रोजन है, उसके बाद X लगा हुआ है, और उसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बेटा रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं हम? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। कौन सी स्ट्रॉन्ग बेस? ये है टर्शरी CH3 होल 3 CO और उसके बाद है पोटाशियम। बेटा ये बेस है, ये क्या है? ये बेस है, और ये बेस भी बल्कि ग्रुप है। बेटा बेस जो है इसका ग्रुप भी क्या है? ये जो न्यूक्लियोफाइल है खुद बल्कि ग्रुप है, और X ये लिविंग ग्रुप। X क्या बेटा? लिविंग ग्रुप है। अगर X की जगह पे ब्रोमीन है, बेटा X अगर ब्रोमीन है, X क्या है? ब्रोमीन है, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये इतना मतलब लिविंग ग्रुप तो है अपनी, मगर इतना ज्यादा नहीं है अच्छा वाला। और जो OTS है पेराटोलिन सल्फोनिक एसिड, बेटा पेराटोलिन सल्फोनिक एसिड ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। तो 2 लिविंग ग्रुप का कंपैरिजन किया गया है। बेटा इसके अंदर ये जो OTS है ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है,
और ये जो उसके मुकाबले में ब्रोमाइड जो है इतना एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है। ओटीएस जो है पेराटोलिन सल्फोनिक एसिड, ये पेडलर की बुक में पढ़ा भी है, पेराटोलिन एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप में आ जाता है, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जल्दी कार्बोकेटाइन मतलब जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा उसके अंदर फास्ट होगा। तो अब देखो ये ग्रुप अटैक कर रहा है और पहले ब्रोमीन को यूज किया गया, ठीक है। तो इसका उस कार्बन तक पहुंचना डिफिकल्ट होगा क्योंकि ब्रोमीन इतना गुड लिविंग ग्रुप नहीं है और इसका ये हेवी ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल, इसका पहुंचना रिएजेंट तक मुश्किल है, इसलिए कौन सा रिएक्शन हुआ, एलिमिनेशन। जो प्रेफरेंस है वो किसकी हुई, एलिमिनेशन की बेटा, जो प्रेफर रिएक्शन है वो एलिमिनेशन हुआ है, ठीक है। और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, ये बेटा सब्स्टिट्यूशन हुई है। तो एलिमिनेशन का परसेंटेज 85% है और सब्स्टिट्यूशन का परसेंटेज है 15%, ठीक है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, उसका कार्बन तक पहुंचना डिफिकल्ट है। मगर ओटीएस में क्या है, ये एक एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, जैसे ही अप्रोच करेगा और वो लीव कर देगा बेटा, जैसे ये ग्रुप अप्रोच करता है, ये इंटरेक्ट करता है, तो वो ग्रुप क्या कर देता है, जल्दी लीव कर देता है, और जल्दी लीव होने की वजह से इसका बॉन्ड जल्दी बन जाएगा उसके साथ। तो देखो सब्स्टिट्यूशन का परसेंटेज 99 हो गया, सब्स्टिट्यूशन का परसेंटेज 99 हो गया और एलिमिनेशन का परसेंटेज 1 है। तो ये परसेंटेज याद करना डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है इसका परसेंटेज को याद करना, क्योंकि रट्टा लगाना पड़ेगा परसेंटेज याद करना। मगर हमें पता होना चाहिए कि मेजर कौन सा प्रोडक्ट है, माइनर कौन सा है, बस ये तो याद होना चाहिए परसेंटेज का, क्योंकि कहीं बुक्स में कहीं परसेंटेज क्या लिखा हुआ है, किसमें क्या लिखा हुआ है परसेंटेज, इतने परसेंटेज याद करना डिफिकल्ट है। मगर हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर एलिमिनेशन होगा या मेजर सब्स्टिट्यूशन होगा, ये याद करना है हमें। अब देखो स्मॉल द साइज बेड लिविंग ग्रुप, तो ब्रोमाइड का साइज स्मॉल है बेटा, वो बेड लिविंग ग्रुप है, वाइल लार्जर साइज ये गुड लिविंग है, मतलब उसके मुकाबले में जो ये है ओटीएस पेराटोलिन सल्फोनिक एसिड, ठीक है बेटा, ये ज्यादा स्टेबल है और लार्जर साइज इसका, और जिसकी वजह से गुड लिविंग ग्रुप है। इसका मतलब है ये जो पेराटोलिन सल्फोनेट होता है ये गुड लिविंग है, ठीक है, और उसके मुकाबले में जो बीआर है वो उतना अच्छा लिविंग है, तो इस जगह पे बीआर अच्छा है, मगर बीआर के मुकाबले में वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, ज्यादा एक्सीलेंट है। तो स्मॉल साइज, अगर स्मॉल साइज होगी जैसे फ्लोराइड है जिसका साइज छोटा है तो वो बेल लिविंग है, मगर जो आयोडाइड है जिसका बिगर साइज है वो उसके मुकाबले में गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। मगर जो उसमें दिया गया है पेराटोलिन सल्फोनेट वो सबसे एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। तो इसका मतलब है जितना एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होगा, जितना एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप होगा तो उसका बॉन्ड कार्बन और जो लिविंग ग्रुप के दरमियान बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ये बेटा बॉन्ड जो होगा वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और रिएक्शन कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा 99%। बस लास्ट में, ठीक है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट बेटा, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, एलिमिनेशन रिएक्शंस इज फेवर्ड मोर देन सब्स्टिट्यूशन बाय डिक्रीजिंग द सॉल्वेंट पोलैरिटी। अगर सॉल्वेंट की हम पोलैरिटी को कम करेंगे बेटा, सॉल्वेंट की पोलैरिटी को कम करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन की मतलब वो फेवरेबल होगा, सॉल्वेंट की पोलैरिटी को कम करना। इसलिए अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहल क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है, सॉल्वेंट की पोलैरिटी भी कम हो जाती है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन। तो इसका मतलब है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, सॉल्वेंट अल्कोहल। और एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो उसकी सॉल्वेंट की पोलैरिटी को बढ़ा रहा है, तो ठीक है, ये फेवर करेगा किसको, सब्स्टिट्यूशन को।
अच्छा, E1 इज फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट। E1 को कौन फेवर करेगा? ठीक है, HN1 की तरह बेटा E1 और HN1 के लिए सॉल्वेंट कौन सा चाहिए? पोलर। और नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होता है वो फेवर करता है किसको? E2 को। ठीक है, और HN2 को। E2 और HN2 को फेवर करेगा। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा चुका हूं मैं आपको। इंक्रीज इन द टेम्परेचर विल फेवर द एलिमिनेशन। टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो फेवर किसकी होगी? एलिमिनेशन की, मोर देन द सब्स्टिट्यूशन। मतलब एलिमिनेशन को फेवर करेगा, सब्स्टिट्यूशन को फेवर नहीं करेगा, क्योंकि एलिमिनेशन एंडोथर्मिक है, इसलिए एलिमिनेशन को फेवर करेगा। बिकॉज सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व द लेस रीऑर्गेनाइजिंग। इसके अंदर कोई एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड बनता है। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, एक पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसलिए उसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो अब देखो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है प्लस NaOH, एक एलिमिनेशन हुई है और दूसरा क्या हुई है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ? Br की जगह पे OH लग गया, Br की जगह पे OH लगा, और एलिमिनेशन में क्या हुआ? बीटा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई, बीटा बेटा हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बना, तो प्रोपीन बन गया, दूसरा प्रोपेन हो गया। टेम्परेचर 45 पर देखो, इसका 53% है, इसका 47%। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखो एलिमिनेशन का परसेंटेज बढ़ गया है और सब्स्टिट्यूशन का परसेंटेज कम हो गया। इसका मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम उतना फेवर करेगा किसको? एलिमिनेशन को। और लो टेम्परेचर फेवर किसको करता है? सब्स्टिट्यूशन।